मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ सिद्धांत दुबे, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर करियर डिजिटल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है ब्रिटिश का आगमन। हम लोग ने पोर्तुगीज को बुला चुका है भारत, हमने डच को बुला लिया है। आज हम बुलाने जा रहे हैं किसको? ब्रिटिशर्स को। तो कल हमने ब्रिटिशर्स को कायदे से बुला तो लिया था और उनका थोड़ा सा व्यापार भी शुरू करा दिया था। आज हम उन्हें टैक्स फ्री करवाएंगे कि भाई वो व्यापार तो कर सकेंगे और उन्हें टैक्स भी नहीं लगेगा, और यहीं से हम कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो बेसिकली जो हम कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पे 200 साल शासन किया है, तो आज हम समझेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल शासन कैसे किया है, क्यों उसको 200 साल कहा जाता है। क्योंकि आए तो 1600 में थे, गए 1947 में, कायदे से 347 साल होते हैं, पर उसको 200 क्यों कहते हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज बने रहिएगा। आई होप कल तक के मैं आप लोग को जितना पढ़ाया होगा वो आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, इनकेस अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई कमेंट्स नहीं समझ आ रहे हैं, मतलब क्या आप सबको सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत समस्या? क्योंकि नो न्यूज इज नो बैड न्यूज। सिंपल। तो अगर कोई कमेंट नहीं आया मतलब कोई दिक्कत भी नहीं है, तो आगे बढ़ते चलिए। अब ध्यान रखिएगा, ये हम लोगों ने कल बात करी थी कि 1615 में थॉमस रो को जहांगीर ने इजाजत दी कि जाइए और भारत के अन्य कोनों में भी कंपनियां खोली। तो 3 प्रमुख कंपनियां खोली गई, एक मद्रास में खोली गई, एक बॉम्बे में खोली गई और एक कलकत्ता में खोली गई। कलकत्ता की जो कंपनी थी उसका नाम क्या था? फोर्ट विलियम। जो किसने खोला था? जॉब चार्नोक ने। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा कि 1615 में कंपनियां खुलने के बाद 1717 तक ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये व्यापार करेगी और व्यापार करने के बदले कर भी देगी, टैक्स भी देगी। ये टैक्स किसको दिया जाता था? ये टैक्स मुगल्स को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? मुगल्स को। उस टाइम पे जो मुगल शासक हुआ करते थे उन्हें ये टैक्स दिया जाता था। ठीक है, तो हुआ क्या, अब ये कोई नई बात नहीं है। आज भी हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। ये बट ऑब्वियस है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उस समय भी मुगल शासक क्या करते थे कि व्यापार करने देते थे पर बदले में उनसे कुछ टैक्स लेते थे। अब हुआ क्या कि 1615 से लेकर 1717 साल तक, मतलब करीबन 102 साल जब अंग्रेजों ने व्यापार किया, तो अंग्रेजों को एक चीज समझ आई कि भाई हम व्यापार करके जितना भी पैसा कमा रहे हैं पूरा का पूरा किस में चला जा रहा है? टैक्स में चला जा रहा है। मतलब हमारे जेब में तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो अगर हमारे जेब में कुछ बच नहीं रहा तो व्यापार करने का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो? तो हुआ ये कि जब अंग्रेजों ने 102 साल व्यापार कर लिया तो 1717 तक आने तक उन्हें एक चीज समझ आ गई कि हम जितना भी व्यापार कर रहे हैं या हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं सब हमारे जेब से चला जा रहा है। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। ठीक है, हमारे पास कुछ भी पैसा बच नहीं रहा, जिसके कारण 1717 में, अब ध्यान से समझिएगा, जिसके कारण 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग किसके दरबार में गए? जहां फर्रुखशियार के दरबार में गए। किसके दरबार में गए? फर्रुखशियार के दरबार में। अब उस टाइम पे मुगल शासक जो था वो कौन था? फर्रुखशियार था। उस टाइम पे मुगल शासक कौन था? फर्रुखशियार था। तो 1717 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ लोग किसके दरबार में गए? फर्रुखशियार के दरबार में गए और फर्रुखशियार के दरबार में जाके बोला कि फर्रुखशियार, हमें टैक्स फ्री ट्रेड की परमिशन चाहिए। हमें टैक्स फ्री ट्रेड मतलब कि कर मुक्त व्यापार, हमें कर मुक्त व्यापार की परमिशन चाहिए कि हम व्यापार तो करें बट हमें उसे टैक्स देने की आवश्यकता ना पड़े। फर्रुखशियार, आप उस टाइम की सिचुएशन समझिए। जब ये फर्रुखशियार के दरबार में गए थे तो फर्रुखशियार को उस टाइम पे क्या हो गया था? कैंसर हो गया था।
ठीक है। अब कहीं कहीं आप बुक्स में पढ़ोगे फोड़ा हो गया था, कहीं कहीं आप कैंसर पढ़ोगे तो फोड़ा जो था वो आगे चल के उसने कैंसर का रूप ले लिया था, तो बेसिकली उसको कैंसर हो गया था। ठीक है, तो हुआ क्या कि 1717 में जब ये फर्रुखसियार के दरबार में गए तो उस टाइम पे फर्रुखसियार को फोड़ा हो गया था, कैंसर हो गया था, और पूरे भारत के डॉक्टर ने उसे बोल चुका था कि भाई तुम्हें अब अल्लाह से कोई भी बचा नहीं सकता, तुम किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हो। अब समझो आप कि अगर किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाए कि आप किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हो, तो उसके दिमाग की स्थिति क्या होगी, बस आप समझ गए। हाँ, तो अब जैसी जो स्थिति उस जैसे आप जो समझे हो वैसी होगी, तो उस फर्रुखसियार की भी स्थिति वही रही होगी। अब उस टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यही बोले कि भैया हमें कर मुक्त व्यापार की परमिशन चाहिए, हमें जितना भी टैक्स दे रहे हैं सब तो हमारा प्रॉफिट चला जा रहा है, हमें जेब में कुछ नहीं बच रहा। तो उस इंसान की दिमाग की स्थिति सही नहीं हो, तुम जाके उससे क्या मांग रहे हो, टैक्स माफ करने की बात कर रहे हो। फर्रुखसियार ने बोला देखो भाई थोड़ी सी इंसानियत रखो, समझो कि अभी मैं किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारा हो सकता हूँ, और तुम्हें अपने व्यापार की पड़ी है, यहाँ मेरी जान नहीं समझ आ रही, तुम्हें व्यापार की पड़ी है, तुम्हें टैक्स की पड़ी है, ऐसी कैसे इंसान हो तुम। तो ब्रिटिशर्स ने पूछा कि भैया फर्रुखसियार क्या हो गया, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो, दिक्कत क्या है। फर्रुखसियार ने बताया कि देखो मुझे कैंसर हो गया है और पूरे भारत के डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया है कि तुम किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हो। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ग्रुप गया था उन्होंने बोला कि हमारे पास एक डॉक्टर है जिसका नाम है विलियम हैमिल्टन। हमारे पास एक डॉक्टर है विलियम हैमिल्टन जो आपका इलाज कर देगा और जो आपको ठीक भी कर देगा। अब समझिएगा विलियम हैमिल्टन भाई कौन थे, डॉक्टर थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने बोला, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जवान गए थे उन्होंने बोला कि हमारे पास विलियम हैमिल्टन भाई है, ये डॉक्टर है पेशे से, ये आपको ठीक कर देंगे और आप बढ़िया हो जाओगे। फर्रुखसियार बेवकूफ इंसान, मूर्ख इंसान, समझ नहीं आ रहा, पूरे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने मेरे को बोल चुका है कि तुम किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारे हो सकते हो, तो तुम्हारा ये तो अच्छा सा डॉक्टर क्या कर लेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर्स लोगों ने बोला कि अरे सर बात तो मानिए, आप ठीक हो जाएंगे। तो फर्रुखसियार ने सोचा ऐसे तो मरना ही है, कल मरू चाहे आज मरू, इससे अच्छा चलो इसको भी थोड़ा सा मौका दे देता हूँ, चल भाई तू भी ठीक कर दे, तू भी देख ले अपने हिसाब से। तो विलियम हैमिल्टन को जब मौका दिया गया फर्रुखसियार के इलाज करने का, तो विलियम हैमिल्टन ने फर्रुखसियार को ठीक कर दिया और फर्रुखसियार ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि फर्रुखसियार किस डॉक्टर के इलाज से ठीक हुआ था, तो आंसर क्या होगा, विलियम हैमिल्टन। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। अब जब फर्रुखसियार ठीक हुआ तो फर्रुखसियार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, अब आप खुद समझो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो मरने वाला है, जो एकदम किसी भी वक्त अल्लाह को प्यारा हो सकता है, भगवान को प्यारा हो सकता है, किसी भी वक्त उसका राम नाम सत्य हो सकता है, और उसी एक और जीवन दान मिल जाए, वो ठीक हो जाए, तो क्या होगा, संजीवनी बूटी मिलने जैसा होगा, है ना। तो बस उसका खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो तो मरने वाला था, उसे जिंदा कर दिया वापस, बढ़िया कर दिया। फर्रुखसियार ने बोला कि जाओ मांगो जो मांगना है, नहीं बोला कुछ मांगना नहीं है, हमें सिर्फ कर मुक्त व्यापार का अधिकार चाहिए। तो फर्रुखसियार ने खुश होके एक अधिकार दिया जिसका नाम था दस्तक, जिसका नाम क्या था, दस्तक। तो 1717 में जब फर्रुखसियार ठीक हो गया तो फर्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया, एक अधिकार दिया, एक राइट दिया जिसका नाम था दस्तक, जिसका नाम क्या था, दस्तक। तो दस्तक क्या है, एक अधिकार है, और फर्रुखसियार ने ये जो अधिकार दिया था ये एक फरमान जारी करके दिया था। होता था ना राजा महाराजा के टाइम पे, अगर कुछ भी किसी कोई घोषणा करने थे, एक फरमान जारी किया, हम आज से ये घोषणा करते हैं ऐसा ऐसा होगा, दुनियादारी होगी, फलाना ढिमकाना, ठीक है, बस वही। तो एक फरमान जारी किया और वो फरमान जारी करके एक अधिकार दिया जिसका नाम था दस्तक। ठीक है, ध्यान समझिएगा, फर्रुखसियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करके एक अधिकार दिया जिसका नाम था दस्तक। ठीक है, क्लियर है।
और दस्तक का मतलब होता था बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार। बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार, बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड का अधिकार। कि फर्रुखियार ने बोला कि जाओ और बंगाल में व्यापार करो, और बंगाल में तुम जितना भी व्यापार करोगे उसके बदले तुम्हें 1 रुपए भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, 1717 में फर्रुखियार ठीक होने के बाद फर्रुखियार ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी करके एक अधिकार दिया जिसका नाम था दस्तक। तो क्वेश्चन आता है कि दस्तक का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया था? तो आंसर होगा फर्रुखियार ने। किसको दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। क्या जारी करके दिया था? एक फरमान जारी करके दिया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दस्तक का मतलब क्या होता है? बंगाल में कर मुक्त व्यापार का अधिकार। ब्रिटिशर्स को बोला गया कि जाइए बंगाल में व्यापार करिए, और आप बंगाल में जितना भी व्यापार करोगे उसके बदले आपको 1 रुपए टैक्स भी देने की आवश्यकता नहीं है। जाओ और खुला दिल से व्यापार करो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं। समझ आ गया? तो क्वेश्चन आता है कि 1717 में दस्तक का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया था? फर्रुखियार ने दिया था। बहुत बढ़िया। अब ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला? 1717 में फर्रुखियार ठीक होने के बाद उसने एक फरमान जारी किया, और उस फरमान के थ्रू उसने अंग्रेजों को एक अधिकार दिया जिसका नाम था दस्तक। तो जारी क्या किया था? फरमान, है ना? ये ध्यान रखना। अभी क्यों ध्यान रखना? क्योंकि इस फरमान को कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको? फर्रुखियार के ये फरमान को। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है ये भी अपन समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा फिलहाल कि दस्तक का अधिकार किस व्यक्ति ने दिया है? फर्रुखियार भाई ने दिया है। दस्तक क्या है? एक अधिकार है जो किसके द्वारा दिया गया था? फर्रुखियार के द्वारा दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? 1717 में दिया गया था। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। अब यहां से समझिएगा ये मैग्ना कार्टा क्या चीज है, क्योंकि फर्रुखियार ने जो फरमान जारी किया था उस फरमान को, दस्तक को नहीं, फर्रुखियार के द्वारा जारी किए गए फरमान जिससे दस्तक का अधिकार दिया गया, तो उस फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया, कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो अब ये जो मैग्ना कार्टा है ये क्या है, थोड़ा ये मैं भी बता देता हूं क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो ध्यान रखिएगा मैग्ना कार्टा, आई होप आप लोग को सबको समझ आ रहा है। बढ़िया, ठीक है। अब यहां समझिए मैग्ना कार्टा होता क्या है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है, मैग्ना कार्टा बेसिकली एक फरमान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फरमान को या फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को। हिंदी में उसको फरमान कहते हैं, इंग्लिश में उसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी मैग्ना कार्टा है क्या? तो हुआ क्या, 1215 में 1215 में इंग्लैंड के राजा, इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, इन्होंने एक फरमान जारी किया, और एक उस फरमान के थ्रू इंग्लैंड के नागरिकों को, इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा 1215 में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने एक फरमान जारी करके इंग्लैंड के लोगों को कुछ अधिकार दिए। ठीक, क्या जारी करके? एक फरमान जारी करके, और इस फरमान को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फरमान को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। डन, कोई दिक्कत? उस फरमान का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा था। तो दुनिया में पहली बार अधिकारों की बात हुई, इसके पहले कोई भी अधिकार वाली चीज मतलब थी नहीं, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। पहली बार किसी राजा ने किसी देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। किसके थ्रू दिए थे?
मैग्ना कार्टा के फरमान के, और उस फरमान का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। इसीलिए जहां जहां अधिकारों की बात आती है वहां वहां हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? मैग्ना कार्टा शब्द यूज करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में पहली बार अधिकारों की बात कहां हुई थी? इंग्लैंड में हुई। ठीक है, और वो अधिकार जिसके थ्रू दिए गए, जिस फरमान के थ्रू दिए गए थे, उस फरमान का नाम था मैग्ना कार्टा, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां जहां आप अब अधिकार देखोगे वहां वहां आपको मैग्ना कार्टा दिखेगा। जैसे कि हमने अभी पढ़ा 1717 का जो अधिकार दिया गया, तो उस फरमान को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आप बात करो भाग 3 में, जो हमारा संविधान है उसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो ये जहां जहां अब आप अधिकार की बात करोगे, जैसे इसमें दस्तक दिया गया तो ये अधिकार है, इसलिए इसको बोला गया मैग्ना कार्टा। मौलिक अधिकार अधिकार है, इसलिए उसको कहा गया मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा एक संज्ञा दी जाती है जहां जहां अधिकारों की बात की जाती है उसे। एक तो एक्चुअल में मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक फरमान था जिससे दुनिया में अधिकारों की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसीलिए जहां जहां अधिकार आएंगे वहां वहां मैग्ना कार्टा आएगा। ठीक है बेटा, चलिए। तो अगर क्वेश्चन आया कि मैग्ना कार्टा किस देश से बिलोंग करता है, तो इंग्लैंड से। किस राजा ने दिया था मैग्ना कार्टा? तो किंग जॉन ने। मैग्ना कार्टा किसने दिया? किंग जॉन ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने दिया? तो फर्रुखशियार ने। ठीक है, दोनों में अंतर है। डन। अब यहां से समझिएगा कि मैग्ना कार्टा तो हो गया, तो ध्यान रखिएगा कंपनी का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? फर्रुखशियार के द्वारा जारी किए गए फरमान को, जो कब जारी किया था? 1717 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, तो अब समझो कि 1717 में फर्रुखशियार ने यह अधिकार दे दिया कि जाओ और बंगाल में व्यापार करो और उसके बदले तुम्हें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान रखिएगा, यह अधिकार सिर्फ बंगाल तक था, बिहार उड़ीसा तक नहीं था। यह अधिकार सिर्फ कहां तक था? बंगाल तक। कि जाइए बंगाल में व्यापार करिए और इसके बदले आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बंगाल में करमुक्त व्यापार के अधिकारों क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है या दस्तक कहा जाता है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या कि बंगाल में व्यापार करने का अधिकार तो मिल गया कि भैया जाइए बंगाल में व्यापार करिए और उसके बदले तुम्हें टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो हुआ ये कि 1717 से लेके 1756 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार करेगी, बंगाल में व्यापार करेगी और व्यापार करने के बदले टैक्स नहीं देगी, क्योंकि दस्तक मिल चुकी थी। अब हुआ क्या कि 1756 में, अब हुआ क्या कि 1756 में जब 1756 में जब बंगाल के नवाब, जब बंगाल का नवाब सिराज उद्दौला को बनाया गया, सिराज उद्दौला को बनाया गया, तो सिराज उद्दौला ने बोला कि भाई अभी तक जो चलता आया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है, बट अब जब यहां का शासक मैं हूं तो चलेगी भी मेरे हिसाब से। वो होता है ना बेटा, आप जब बड़े हो जाते हो तो आप एक लाइन सीख लेते हो, माई लाइफ माई रूल, मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। पहले तो मम्मी पापा के साथ जीते हैं, बस वैसे ही वही हुआ। जब सिराज उद्दौला बंगाल के नवाब बने तो सिराज उद्दौला भाई ने बोला माई टेरिटरी माई रूल। चलिए बिंद्रा अनुरागी जी गुड मॉर्निंग, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ध्यान रखिए, तो 1756 में जब सिराज उद्दौला भाई बंगाल के नवाब बने तो इन्होंने बोला
माई टेरिटरी माई रूल, मतलब फिलहाल यहाँ का शासक मैं हूं तो चलेगी भी मेरी, जो नियम कानून मैं बनाऊंगा अब वो फॉलो होंगे। आज तक क्या चलते रहा मुझे कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बट अब से जब यहाँ का शासक मैं हूं, जब ये शासन मेरे अंडर में है तो अब चलेगी भी मेरी। तो हुआ क्या, 1756 में जब बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो सिराजुद्दौला भाई ने बोला कि अंग्रेज अब से तुम्हें व्यापार करने के लिए टैक्स देना पड़ेगा। तो सिराजुद्दौला भाई ने क्या बोला कि अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने बोला कि भैया तुम्हारे पिताजी, मतलब कायदे से पिताजी मतलब कि मुगल्स ने परमिशन दी है, तो तुम कौन होते हो बंगाल के छोटे से नवाब हमें रोकने वाले। हमें भारत के शासक ने बोला है कि जाओ बंगाल में व्यापार करो, तो तुम कौन होते हो। मतलब ये कायदे से वही बात हो गई कि हमारे मोदी जी को इजाजत दे रहे हैं कि जाओ मध्य प्रदेश में व्यापार करो, और मोहन यादव जी बोल रहे हैं हम तुम्हें व्यापार करने नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मोदी जी ने दिया है परमिशन, तो मोहन यादव जी क्या कर लेंगे। सही बात है या गलत, बिल्कुल सही बात है ना। बस वही चीज यहां हुई कि अंग्रेजों ने बोला कि हमें मुगल्स ने परमिशन दी है कि जाओ भारत में व्यापार करो, तो तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले, हम नहीं रुकेंगे, जाओ जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। राजतलब समझ लो, उखाड़ लिए तो दिक्कत हो जाएगी, अरे कर लो जो करते बने कर लो, हमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। बोले ओके ठीक है। तो सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हुआ। सिराजुद्दौला ने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। जब सिराजुद्दौला का दिमाग खराब हुआ तो सिराजुद्दौला भाई जो थे, ठीक है, तो जब सिराजुद्दौला भाई का दिमाग खराब हुआ तो सिराजुद्दौला भाई क्या किए, सिराजुद्दौला भाई फोर्ट विलियम गए। अब ये फोर्ट विलियम आपको याद हो गया होगा, कलकत्ता में जो फैक्ट्री बनाई गई थी, ठीक है। अब बंगाल के शासक कौन थे, सिराजुद्दौला भाई। तो सिराजुद्दौला भाई कहाँ गए, फोर्ट विलियम गए। और फोर्ट विलियम पहुंच के सिराजुद्दौला भाई ने क्या किया, इस फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया। और घेरने के बाद इसमें जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इसमें जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या आर्मी थी, इन सबको एक छोटे से कमरे में पैक कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा सिनेरियो क्या था। जब अंग्रेजों ने बंगाल में व्यापार करने के बदले टैक्स देने से मना किया तो सिराजुद्दौला अपनी आर्मी को लेके कहां पहुंचे, फोर्ट विलियम पहुंचे। और फोर्ट विलियम जो था उस टाइम पे ब्रिटिश आर्मी का कैंप हुआ करता था, वहां पे ब्रिटिश आर्मी रहती थी। तो सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पहुंचा और वहां जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, आर्मी वाले थे, उन सबको एक 10 बाय 10 के कमरे में पैक कर दिया। अब आप खुद सोचो कि अगर 146 लोगों को, कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, 146, अगर 146 लोगों को 10 बाय 10 के छोटे से कमरे में मैं पैक कर दूं और इस कमरे में कोई भी वेंटिलेशन ना हो, इस कमरे में कोई भी वेंटिलेशन ना हो, तो क्या होगा, लोगों का दम घुट जाएगा, सफोकेशन होगा, जिससे इनकी मृत्यु हो जाएगी। बस हुआ वही, जब सिराजुद्दौला भाई ने एक छोटे से कमरे में लोगों को पैक किया, 146 लोगों को पैक किया, तो ये पाया गया कि 146 लोगों में से 123 की मृत्यु हो गई है और 23 जिंदा बचे। ठीक है, अब यहां से समझिएगा। तो हुआ क्या, जब सिराजुद्दौला भाई को टैक्स देने से मना किया गया तो सिराजुद्दौला भाई ने क्या किए, अपनी आर्मी उठाई और कहां पहुंचे, फोर्ट विलियम पहुंचे। और फोर्ट विलियम पहुंच के फोर्ट विलियम में जितने भी ब्रिटिश के आर्मी वाले थे उन सबको एक छोटे से कमरे में पैक कर दिया। और जब वो कमरा खोला गया तो पाया गया कि 146 पुलिस और ब्रिटिश आर्मी वालों में से कितने लोग जिंदा बचे थे, सिर्फ 23, और कितनों की मृत्यु हो गई थी, 123। और इस हादसे को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस हादसे को क्या कहा जाता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो क्वेश्चन आता है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 1756 में हुई थी। अगर और मंथ भी बता दूं तो जून 1756 में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी, जून 1756 में हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ध्यान रखिए, यहां से कुछ चीजें मैं लिखवा दूं ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी अगर आपसे पूछता है एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी
हिंदी में भी उसको ब्लैक होल ट्रेजेडी ही कहते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब इसको ब्लैक होल क्यों कहा गया? जब आप इमेजिन करो कि एक छोटा सा 10 बाय 10 का कमरा है, वहां पे कोई लाइट नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो किसके तरह लगेगा? ब्लैक होल की तरह लगेगा। इसीलिए उस पूरे हादसे को कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है, अब ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई? 4 जून या जून 1756। ठीक है, किस एरिया में हुई थी? तो एरिया का नाम था कासिम बाजार। एरिया का नाम क्या था? कासिम बाजार। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि कौन सा फोर्ट कैप्चर किया था? तो फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो था, इस पे कब्जा किया था। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा कि टोटल कितने पुलिस ऑफिसर्स थे? तो कितने आर्मी वाले थे? तो ध्यान रखिएगा, टोटल कितने आर्मी वाले थे? 146। ठीक है, अब 146 में से कितनों की मृत्यु हो गई थी? ध्यान रखिएगा 123। कितने जिंदा बचे थे? ध्यान रखिएगा 23। ठीक है बेटा, ये है कुछ ब्लैक होल ट्रेजेडी की चीजें जो आपको याद होना चाहिए, जो एग्जाम में पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुई थी? जून 1756 में हुई थी। ठीक है, किस एरिया में हुई थी? कासिम बाजार में हुई थी। ठीक है, किसने किस जगह को कैप्चर किया था? फोर्ट विलियम को कैप्चर किया था या कब्जा किया था। और किसने किया था? सिराज उद दौला ने। सिराज उद दौला ने। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि जब फोर्ट विलियम को उसने कैप्चर किया तो वहां पे कितने लोगों को इसने बंदी बनाया था? तो 146 लोगों को इसने बंदी बनाया था, जिसमें से कितने की मृत्यु हुई थी? 23 की। जिंदा कितने बचे थे? 23। ठीक है, अब ये जो 23 लोग जिंदा बचे, ठीक है ध्यान रखिएगा, ये जो 23 लोग जिंदा बचे, ये 23 लोग किसके पास गए? ये 23 लोग गए किसके पास? रॉबर्ट क्लाइव के पास। ये 23 लोग किसके पास गए? रॉबर्ट क्लाइव के पास। जो कहां बचे, जो कहां बैठा था? जो बॉम्बे में बैठा था। जो कहां पे बैठा था? बॉम्बे में। तो ये 23 लोग किसके पास गए? रॉबर्ट क्लाइव के पास। और रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि रॉबर्ट क्लाइव, तुम्हें पता है बंगाल में क्या हो गया? बोले क्या हो गया, बताओ थोड़ा सा, हमें भी नहीं पता। तो बोले बंगाल में 123 ब्रिटिशर्स की, अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। बोले किसने की? बोले सिराजुद्दौला ने की। एक कमरे में पैक कर दिया, ऐसे पैक किया जैसे बोरियां भर रहा हो, तो इज्जत ही नहीं है हमारी। तो फिर रॉबर्ट क्लाइव गुस्से में आ गया, बोले पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया है। तो रॉबर्ट क्लाइव वो 23 लोगों की बात सुन के कहां पहुंचा? बंगाल पहुंचा। कहां पहुंचा? बंगाल पहुंचा। अब जब वो बंगाल पहुंचा तो बहुत गुस्से में था, बोले कौन है सिराजुद्दौला, कहां है? जब वो 23 लोगों को जब उसने देखा कि यार सिराजुद्दौला तो एकदम हड्डी, इसमें तो कोई दम नहीं है, तो उसने ये पाया कि सिराजुद्दौला में तो दम नहीं है, बट उसकी जो दम है वो उसकी आर्मी के कारण है। उसकी आर्मी बहुत पावरफुल है। तो वो ये समझ गया कि मैं सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकता जब तक उसकी आर्मी उसके साथ है। अगर मैं कभी सिराजुद्दौला को हराना है तो मुझे उसको, आर्मी को उससे अलग करना पड़ेगा, तभी मैं सिराजुद्दौला को हरा सकता हूं। तो रॉबर्ट क्लाइव को बदला तो लेना था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? एक प्लानिंग की कि जैसे ही सिराजुद्दौला मुझे अलग मिलेगा, मैं सिराजुद्दौला को दबाऊंगा और उसे वहीं पे ही निपटा दूंगा। हुआ एक दिन क्या, ये एक दिन की बात है बेटा, कि सिराजुद्दौला भाई जो थे, सिराजुद्दौला भाई जो थे, ठीक है ध्यान, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने जब इन्होंने ठीक है फोर्ट विलियम पे कब्जा किया, तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके इन्होंने क्या रख दिया? अलीनगर रख दिया। जब इन्होंने फोर्ट विलियम का नाम, फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लिया था, तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके सिराजुद्दौला ने उसको क्या रख दिया था? अलीनगर रख दिया था। तो ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था? अलीनगर रख दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? जल्दी बता दीजिए, क्लियर है क्या? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अपना ही रिवीजन कर रहा हूं। आप बोलो सर चल तो बढ़िया रहा है।
बट आप ऐसा लग रहा है आप ही अपना रिवीजन कर रहे हो। क्लियर है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं। क्लियर है, चलिए अब ध्यान रखिएगा। तो हुआ ये कि जब ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई तो फोर्ट विलियम को कैप्चर किया गया सिराजुद्दौला के द्वारा, और फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, अलीनगर रख दिया गया। ठीक है बेटा, ठीक। अब हुआ ये कि एक दिन की बात है, सिराजुद्दौला भाई जो थे ये अपने महल से निकले और किसकी तरफ बढ़े, अलीनगर की तरफ बढ़े। तो मौका पाके, क्योंकि अब जब अलीनगर की तरफ वो घूमने निकले थे तो उस टाइम पे उनके साथ आर्मी नहीं थी, तो मौका देख के रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को दबा दिया। बोले हाँ सिराजुद्दौला, तेज चल रहे थे तुमने हमारी आर्मी को मारा, बहुत तेज हो तुम। सिराजुद्दौला बोला अरे अरे सर, मैं कहाँ गरीब इंसान, मैं कहाँ से आर्मी को मार दूंगा, मेरी आर्मी ने आपकी आर्मी को मारा, मैं तो गरीब इंसान, मैं कैसे मार सकता हूँ आपको। ठीक है, अब समझो। तो यहां से ये दोनों के बीच में, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, ठीक है, ये समझौता हो गया कि आज से ना तुम हमारे मैटर में बोलोगे ना हम तुम्हारे मैटर में बोलेंगे, और हम बंगाल में व्यापार करेंगे और उसके बदले तुम्हें टैक्स भी नहीं देंगे। अब उस टाइम तो सिराजुद्दौला को अपनी जान बचानी थी, तो सिराजुद्दौला बोला ओके डन, बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। समझ रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। हाँ आप टैक्स मत दो, कौन मांग रहा आपसे, क्योंकि उस समय तो उसको अपनी जान बचानी है ना भाई, उस समय तो उसको चाहिए कि भाई मेरी जान बच जाए किसी भी तरीके से। तो हुआ भी यही कि जब, ध्यान से समझिएगा हुआ क्या, तो जब सिराजुद्दौला, देखो 23 लोग जो थे ये रॉबर्ट क्लाइव के पास गए, रॉबर्ट क्लाइव को सब कुछ बताया कि क्या हुआ है बंगाल में। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल आया, जब उसने बंगाल में आके देखा कि अली जो सिराजुद्दौला है ये तो इतना पावरफुल नहीं है, ये तो इतना शक्तिशाली नहीं है, बट इसकी आर्मी बहुत शक्तिशाली है, और आर्मी के कारण ही सिराजुद्दौला चकरा है। तो उसको समझ आ गया कि अगर मुझे सिराजुद्दौला को हराना है तो उसको उसकी आर्मी से अलग करना पड़ेगा, तभी मैं उसको हरा सकता हूं। तो सिराजुद्दौला भाई ने क्या किया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बस वेट किया कि मौका जब मिलेगा तब मैं सिराजुद्दौला को दबा दूंगा। तो हुआ भी यही कि सिराजुद्दौला एक दिन अपने महल से घूमने निकले, किस तरफ, अलीनगर की तरफ। ऐसे घूमने फिरने निकले। अब घूमने जब इंसान निकलता है तो आर्मी लेके थोड़ी निकलता है, चाहे फिर वो पाकिस्तान का पीएम क्यों ना हो। सही बात है कि बिल्कुल। अब पाकिस्तान का पीएम हो, हमारे मोदी जी हो, कोई भी हो, जब घूमने फिरने निकलते तो ऐसा थोड़ी है पूरी आर्मी गैंग लेके निकल रही है, बॉस निकल रहे हैं, पूरी आर्मी चल रही है, ऐसा नहीं होता है। समझ रहे हो तुम। तो जब सिराजुद्दौला भाई घूमने फिरने निकले तो किस तरफ निकले थे, अलीनगर की तरफ निकले। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने देखा कि सिराजुद्दौला अकेले आ रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को दबा दिया। बोले यस, मिल गया मौका। जब सिराजुद्दौला को दबाया तो सिराजुद्दौला ने बोला कि भाई माफ कर दो, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला नहीं, कोई माफी नहीं मिलेगी, तुमने 123 लोगों को मारा, शर्म है तुम में। बोले शर्म तो बहुत है, बट बात यह कि मर गए, मैंने नहीं मारा, मेरी आर्मी ने मारा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो गरीब इंसान, देख लो हालत में, जान में कोई खून भी नहीं मेरे अंदर, मैं कहां से मार दूंगा। तो फिर ये दोनों के बीच में एक समझौता हुआ कि ठीक है, आज से तुम हमारे मैटर में नहीं आओगे और हम तुम्हारे मैटर में नहीं आएंगे। प्लस अंग्रेजों ने बोला कि अब, रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि अब हम बंगाल में व्यापार करेंगे और उसके बदले टैक्स भी नहीं देंगे। तो उस समय तो सिराजुद्दौला को अपनी जान बचानी, सिराजुद्दौला बोले बिल्कुल जो आप बोलो सब सही। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये जो समझौता हुआ इसको कहा जाता है अलीनगर की संधि। इसको क्या कहा जाता है, अलीनगर की संधि। ठीक है, ट्रिटी ऑफ अलीनगर, इसको क्या कहा जाता है, ट्रिटी ऑफ अलीनगर। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिटी ऑफ अलीनगर कब हुई है, 1757 में हुई है। किस किस के बीच में हुई है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है। अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के। समझ रहे हो आप लोग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि अलीनगर की संधि किस किस के बीच में हुई, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई है। कब हुई है? 1757 में हुई है। अब जब अलीनगर की संधि हो गई तो ये निष्कर्ष निकल गया कि अब अंग्रेज बंगाल में व्यापार करेंगे और उसके बदले टैक्स भी नहीं देंगे। ठीक है, तो अंग्रेज ने ये तो बात मनवा ली, बट अंग्रेजों को पता था कि अभी भी बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। तो जो एक बार हम पे अटैक कर सकता है वो दूसरी बार भी अटैक कर सकता है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया कि अगर हम सिराजुद्दौला को उसकी गद्दी से ही हटा दें, उसके नवाब के पास से हटाते, तो ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो फिर अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि हम सिराजुद्दौला को कैसे हरा सकते हैं? हम सिराजुद्दौला को हरा सकते हैं जब उसकी आर्मी को हम उससे अलग कर दें। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आर्मी हो वो पावरफुल, वो शक्तिशाली किससे बनती है? उसके कमांडर से बनती है। जितना ज्यादा पावरफुल उसका कमांडर होगा उतनी ज्यादा पावरफुल उसकी आर्मी होगी। अब सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी, इस आर्मी का कमांडर कौन था? मीर जाफर। सिराजुद्दौला की आर्मी का कमांडर कौन था? मीर जाफर। अब ध्यान से समझिएगा कि सिराजुद्दौला भाई जो थे, इनकी आर्मी का कमांडर का नाम क्या था? मीर जाफर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने दिमाग लगाया कि अगर मैं मीर जाफर से बात करूं, अब मीर जाफर को अपने साइड करके पूरी आर्मी को अपने साइड ले लूं, तो सिराजुद्दौला अकेला पड़ जाएगा और फिर मैं सिराजुद्दौला को अटैक करके सिराजुद्दौला को हरा दूंगा और अपने अंडर में पूरी पावर ले लूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव किसके पास गया? मीर जाफर के पास। रॉबर्ट क्लाइव किसके पास गया? मीर जाफर के पास। और मीर जाफर को बोला कि भाई कब तक के तुम कमांडर बनोगे? नवाब बनने की इच्छा नहीं है, अब हम ठहरे भारतीय, लालच हमारी खून में। सही बात है कि नहीं? अब आज अगर मैं मान लो एक फैकल्टी हूं, कल को मुझे कोई बोलेगा भाई डायरेक्टर बनना है क्या, तो मैं थोड़ी बोलूंगा नहीं 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 मैं फैकल्टी खुश हूं। बिल्कुल बनना है भाई। पावर पैसा किसको किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। ठीक है, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि किसी को हटा के बनूंगा, मैं स्वयं बनने की इच्छा रखूंगा। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं कि किसी का गलत सोचूं। मैं बहुत सीधा साधा प्राणी। ठीक है, चलिए इधर ध्यान समझिएगा। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था, ये बहुत दिमाग, क्योंकि अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो। जब कोई भी ताकतवर इंसान है तो अंग्रेज समझ गए थे कि दोनों को अलग करना पड़ेगा, तभी हम इनको हरा सकते हैं। तो वैसे ही सिराजुद्दौला जो था वो अपनी आर्मी के कारण पावरफुल था। तो अंग्रेज समझ गए थे कि जब तक कि दोनों को अलग नहीं करेंगे, आर्मी को अलग नहीं करेंगे और सिराजुद्दौला को अलग नहीं करेंगे, तब तक हम सिराजुद्दौला को हरा नहीं सकते। तो रॉबर्ट क्लाइव भाई जो थे, ये किसके पास गए? मीर जाफर के पास गए और बोले तुम्हें कब हमेशा कमांडर ही बनना है, नवाब नहीं बनना। तो जो मीर जाफर था इसने बोला बिल्कुल बनना है। किसने बोला नवाब नहीं बनना? बिल्कुल बनेंगे हम। बोले ऐसे कैसे बनोगे? पहले सिराज को हटाना पड़ेगा, तभी तो तुम नवाब बनोगे। तो बोले बिल्कुल, बताओ क्या करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि जब हम सिराजुद्दौला पे अटैक करेंगे तो तुम और तुम्हारी पूरी आर्मी हमारा साथ देना, जिससे सिराजुद्दौला हार जाएगा और सिराजुद्दौला के हारने के बाद हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। मीर जाफर खुश हो गया, वो खुश हुआ। फिर ऐसे ही हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने किस पे अटैक किया? सिराजुद्दौला पे अटैक किया। और सिराज की जो आर्मी थी, इसने किसका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, जिससे सिराजुद्दौला जो था ये अकेला पड़ गया और अकेला पड़ने के कारण सिराजुद्दौला हार गया। और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जून 1757। जो कब हुआ था? 23 जून 1757। तो हुआ क्या? रॉबर्ट क्लाइव भाई जो थे, ध्यान से समझिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव भाई जो थे, ये अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हुए।
रॉबर्ट क्लाइव ने जब अटैक किया सिराजुद्दौला पे, तो मीर जाफर और उसकी पूरी आर्मी ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया और सिराजुद्दौला हार गया। और इस युद्ध को कहा जाता है प्लासी का युद्ध, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। तो प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ चीजें नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध जो कब हुआ था, डेट क्या थी इसकी? 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुआ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा एक और चीज पूछी जाती है इसमें, ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ध्यान रखिएगा भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। किसके किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। जीता कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और सिराजुद्दौला हार गया था। और किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा कि प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ, प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ तो सिराजुद्दौला हार गया, और सिराजुद्दौला के हारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो वादा किया था वो वादा निभाया, और 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब 1757 में कौन बना? मीर जाफर बना। इज इट क्लियर बेटा? समझ आ रहा है क्या? तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब किस वर्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि मीर जाफर को बंगाल का नवाब किस वर्ष बनाया गया था? 1757 में बनाया गया था। इज इट क्लियर बेटा? चलिए अब ध्यान रखिएगा, अब हुआ क्या कि जब नया नया होता है ना मतलब सब बहुत अच्छा लगता है, मजा आती है, अरे यार बढ़िया, अहम ब्रह्मास्मि अपोजी भगवान है। तो क्या हुआ, जब 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसे एकदम ऐसी फीलिंग आई कि अब तो बंगाल अपने अंडर में है, अब अपन जैसा चाहेंगे वैसा होगा और जो अपन नहीं चाहेंगे वैसा नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आई। बट ये उसको नहीं पता था कि उसकी कितनी बड़ी गलत फहमी थी। क्यों क्यों क्योंकि अगर ब्रिटिशर्स को पावर देनी होती पूरी तो सिराजुद्दौला को क्यों हटाते। जब क्या हुआ, जब 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना तो उसको स्टार्टिंग में तो लगा कि पूरी पावर मेरे अंडर में है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया उससे ये चीज का एहसास हो गया कि उसके हाथ में तो कुछ भी पावर नहीं है, वो तो मात्र एक कठपुतली है। और जैसे ही, ध्यान से समझिएगा, जब उसको इस बात की अनुभूति हुई कि वो तो मात्र एक कठपुतली है, वो तो मात्र एक पपेट है, तो उसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की। और जैसे ही उसने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया वैसे ही अंग्रेजों ने बोला हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, अरे तुम्हें राजा नवाब बनाया किसने? हमने, और तुम हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हो। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसे उसके पद से हटा दिया। तो 1760 में, ध्यान रखिएगा 3 साल के गैप के बाद, इसलिए मैंने आपको बोला था नए नए तो सब अच्छा लगता है, धीरे धीरे एहसास होता है कि हमारा तो बोल नहीं सकता, समझ गए होगे तो बिल्कुल। तो 1760 में 3 साल के बाद जब मीर जाफर ने आवाज उठाना शुरू की तो मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये मीर कासिम था कौन? तो ध्यान रखिएगा जाफर का दामाद था। मीर जाफर का क्या था? दामाद था, सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। मीर कासिम कौन था? सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। अब देखो अपने ही अपनों की वाट लगा रहे हैं, तो ये नया नहीं है बेटा। आज जो आप देखते हो कि भाई भाई के बीच में वाट लगा, मतलब दरार आती है प्रॉपर्टी को लेके,
और अपने ही अपने के बीच में फूट डालते हैं, ये सब। तो ये बहुत पुराना, ये भारत का इतिहास ही है, इसलिए आपको इतिहास पढ़ाया जाता है कि आप इतिहास पढ़ो, समझो और वो चीजें मत दोहराओ जो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इतिहास सीखने के लिए पढ़ाया जाता है, पर हम सीखते नहीं, हम रटते हैं। ठीक है, समझो। तो हुआ क्या कि जब मीर जाफर को बंगाल के नवाब से पद से हटाया गया, तो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब जब मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना, तो इसे भी ये लगा अहम ब्रह्मास्मि अपुन ही भगवान है, जो अपुन चाहेगा वो होगा, जो अपुन नहीं चाहेगा वो नहीं होगा। बट इसको भी नहीं से पता था कि ये इसकी कितनी बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अब तो कुछ ऐसा होने वाला था जो इसने सोचा भी नहीं था। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके से एहसास होने लगा था कि पावर तो मेरे हाथ में है ही नहीं, पावर तो किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। और कायदे से अंग्रेज जो बोल रहे हैं वही हमको करना पड़ रहा है। तो जब धीरे धीरे इसको एहसास हुआ, तो कुछ टाइम बाद इसने भी अपनी आवाज उठाना शुरू करी। और इस टाइम पे स्थिति ये थी कि ऑलरेडी मीर जाफर, अंग्रेजों के पास एक ऑप्शन था। क्यों ऑप्शन था? जब उसको 1760 में हटाया गया, तो मीर जाफर भारत के अन्य राजाओं के पास भी गया कि प्लीज मुझे अपने साथ रख लो। अब क्या है, दगाबाजों के कोई नहीं रखता है ना, दगाबाजों के साथ कोई नहीं रहता। तो मीर जाफर को भी किसी ने अपने साथ नहीं रखा, जिसके कारण मीर जाफर वापस से अंग्रेजों के पास आ गया। और मीर जाफर ने बोला, सरकार मालिक तुम जो बोलोगे मैं सब करने के लिए तैयार हूं, पर फिर से मेरे को बंगाल का नवाब बना दो। तो अंग्रेजों के पास तो एक ऑप्शन था ही था। तो क्या हुआ, जब 1763 में मीर कासिम ने आवाज उठाना शुरू करी, तो दोबारा से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो 1763 में दोबारा से बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। अब याद रखने का तरीका बहुत आसान है, दोनों में 3-3 साल का गैप है, दोनों में 3-3 साल का गैप है, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना, 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। क्वेश्चन आ सकता है कि मीर कासिम कौन था? तो मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखिएगा 1763 में फिर से मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। अब जब 1763 में बंगाल का नवाब फिर से कौन बना? मीर जाफर बना। तो किसको हटाया गया? मीर कासिम को हटाया गया। अब जब मीर कासिम हटा, तो मीर कासिम का दिमाग खराब हो गया। बोले देश हमारा, धरती हमारी, तुम कौन होते हटाने वाले? तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमको हटा दो। तो मीर कासिम ने सोच लिया था कि अब तो अंग्रेजों की वाट लगानी पड़ेगी, अब तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। बट मीर कासिम को यह भी पता था कि भाई मैं अकेला अंग्रेजों का कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरे साथ और भी लोग होना चाहिए जो मेरे साथ मिलके अंग्रेजों की बैंड बजाएं। तो फिर उसने ढूंढा कि मैं तो अंग्रेजों का दुश्मन हूं, बट और भी तो लोग होंगे जो अंग्रेजों के दुश्मन होंगे, तो क्यों ना मैं उनके साथ मिलकर अंग्रेजों की बैंड बजाऊं, अकेले तो बजा नहीं सकता। ठीक है, अगर साथ में रह, क्या होता है, 1 और 1 11 होता है ना, अकेला एक इंसान तो एक ही होता है, 1 और 1 11, 2 नहीं, गलत फहमी तुम्हारी। ठीक है, तो मीर कासिम ने भी यही सोचा कि मैं अकेले अगर इनसे लड़ने जाऊंगा तो ये मेरे को ही निपटा देंगे, पर अगर मैं और भी लोगों को साथ लेके जाऊंगा तो हो सकता है मैं जीत जाऊं। तो मीर कासिम ने ढूंढना चालू किया कि उसके अलावा और कौन ऐसे दोस्त लोग हैं जो अंग्रेजों के दुश्मन है, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं करते। तो उसे 2 लोग मिले, तो उसे 2 लोग मिले। एक थे, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो उसे 2 लोग मिले। पहला मिला कौन? एक सेकंड, उसे 2 लोग मिले। पहला मिला शाह आलम सेकंड, जो उस टाइम पे मुगल शासक था। और दूसरा उसे मिला सुजाउद्दौला, दूसरा उसे मिला सुजाउद्दौला, जो अवध का नवाब था। जो कहां का नवाब था? अवध का नवाब था। तो ध्यान रखिए, ये सुजा है, वो सिराज था। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ठीक है, तो हुआ क्या
कि जब मीर कासिम ढूंढना शुरू किया कि भाई उसके अलावा अंग्रेजों के और कौन कौन से दुश्मन है, तो उसे दो लोग मिले, एक मिला सुजाउद्दौला, दूसरा मिला मीर का अपना शाह आलम सेकंड। तो उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना, उसने ये दिमाग लगाया कि अगर हम तीन मिलके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो हो सकता है हम जीत जाए। तो उसने ये दोनों के पास गया, बताया कि भाई मैं तो अंग्रेजों से परेशान हूं, तुम भी परेशान हो क्या? तो शाह आलम सेकंड बोला हाँ मैं भी परेशान हूं। क्यों परेशान था शाह आलम सेकंड? क्योंकि ये मुगल शासक था और अंग्रेजों के आने के बाद मुगल्स की पावर कम हो गई थी। ये तो पहले भारत में मुगल शासन करते थे। तो मुगल, ये जो शाह आलम सेकंड था ये तो भरा पड़ा था, बोले बताओ तो अंग्रेजों को कहां मारना, पकड़ पकड़ हम मारेंगे सालों, ठीक है। और वहीं सुजाउद्दौला भी यही बोल रहा था। तो मीर कासिम ने प्लान किया कि क्यों ना अपन तीनों मिलके किसकी बैंड बजाएं, अंग्रेजों की बैंड बजाएं। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि तुम, मैं और मीर कासिम तीनों मिलके किस पे अटैक करेंगे, अंग्रेजों पे अटैक करेंगे। अब ये अटैक अपन कल करवाएंगे, तो कल हम बात करेंगे बैटल ऑफ बक्सर की। आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।